तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एक बार चैप्टर 4 का बेसिक सा कंक्लूजन एक खाका आप बता दें क्या क्या हुआ है उसमें। सबसे पहले हमने देखा कि मैग्नेटिज्म का कारण क्या बनता है, एक मूविंग चार्ज बनता है। मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया किसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। इसका मतलब एक स्टेशनरी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एक मूविंग चार्ज के ऊपर, फॉर्मूला होगा Q V क्रॉस B। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हों तब आपका फोर्स हो जाता है Q E प्लस Q V क्रॉस B। ये आपका था बेसिक लॉरेंज फोर्स। फिर आपका था मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर आप चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट ओरिएंटेशन में वेलोसिटी देते हैं तो आपकी उसकी फिर पाथ अलग अलग बनता है। अगर V क्रॉस B था तो पाथ कैसा बना था, जब आपने एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंसर्ट किया तब पाथ कैसा बना था, सर्कुलर। जब फील्ड के अलोंग किया था, स्ट्रेट लाइन। एट एनी एंगल थीटा बिटवीन V एंड B, हेलिकल। ठीक है। इसके बाद था आपका मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगा था, I L क्रॉस B लगा था। फिर आया था बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है आपका, एक करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो आया था, फॉर्मूला क्या बना था, आप बताएं। आई स्क्वायर, वहां से आपने गलत कॉपी किया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब, बायोट-सैवर्ट लॉ ये था बेसिकली। इसका एप्लीकेशन किया था, एक करंट कैरिंग लूप के कारण एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ध्यान है। उसके बाद हमने किया था एम्पियर सर्किट लॉ, बल्कि उस करंट कैरिंग लूप का फिर सेंटर पे भी देखा था कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2R आई थिंक, ठीक है। फिर हमने किया था एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गोज लॉ था ऐसा ही यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ है। जहाँ बायोट-सैवर्ट लॉ लगाना मुश्किल है वहाँ पे हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण R दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R। ठीक है, वो बस में नहीं आता कि 5 मिनट है ना, 5 मिनट में सब बता देते हैं, तो 5 मिनट वाला काम चल रहा है। ठीक है, करंट कैरिंग वायर के कारण हो गया। उसके बाद क्या था टॉपिक, सोलेनोइड का म्यू नॉट NI आया था, टोरॉइड का म्यू नॉट NI आया था। फिर आपका आया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है वो होता है I इंटू ए। ठीक है, I इंटू ए था। फिर उसी डाइपोल पे एक्सियल और इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, सेम आया था उसी तरीके से। एक्सियल पे कितना आया था, 2m म्यू नॉट बाय 4 पाई अपॉन R क्यूब, और वहाँ पे माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय R क्यूब। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, म्यू एल और एल में रिलेशन निकाला था, तो जो भी था आप चेक कर लेना। फिर बोर मैग्नेटोन था, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल। और उसके बाद हमने क्या किया था, एक करंट कैरिंग लूप पर टॉर्क M क्रॉस B आई थी। ठीक है, फिर एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर किया था जिसमें एक स्पेशल प्रकार का मैग्नेट था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थी। टॉर्क आपका M क्रॉस B से हमेशा वो M और B परपेंडिकुलर थे, तो टॉर्क आपका आ गया था NIAB, और रिस्टोरिंग टॉर्क आपका आ गया था K फाई। वहाँ से I इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ये सब हमने किया था। फिर गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर यूज़ किया था। वोल्ट मीटर में क्या किया था, वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर के साथ ही एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया था, और एम मीटर में उसके पैरेलल में एक शंट लगा दिया था। ये सब हमने किया था। चैप्टर नंबर 4 आपका ऐसे हुआ। चैप्टर नंबर 5 कुछ नाम मिल रहा है मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बार मैग्नेट से। चैप्टर 3 के रिवीजन करते करते बहुत कम बच्चे बचे थे,
शाम के बैच में तो उस दिन कुछ आए ही नहीं थे, शायद बहुत कम आए थे। तो ऐसे जब सेशन हो तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए आपको। एक तो मेरा इतना एफर्ट लग रहा है, एक बात तो वही थोड़ा एथिकल तो वहीं हो जाते हैं आपकी, टीचर इतना एफर्ट डाल रहा है तो यार आप भी आ ही जाओ एटलीस्ट। दूसरा, आप महान से पूछो, जैसे ये बिल्कुल अप टू डेट सब कुछ फॉलो करते हुए आ रहा है। चैप्टर 3 टिप्स पे हो गए एकदम खतरनाक तरीके से, सब शीट वीट लगा के, नीट चैंपियन लगा के सब रेडी है, कभी करा लो, सब हो जाएगा। प्लस अब जब क्विज होगा तो आपको चारों चैप्टर फिर से रिवाइज होंगे, वो कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि 5वां और 6ठा चैप्टर इतना आसान है, बेहद आसान है। तो आप देखेंगे 2 हफ्ते बाद आपके 6 चैप्टर टिप्स से हो सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना। तो थोड़े से सिंसियर और होके, और देखना आप आधा सिलेबस 12th का हो जाएगा और सब हाथ में होगा। टेस्ट के मार्क्स पे मत जाना, है ना। अगर मेरी क्लास में हो तो डोंट वरी अबाउट योर टेस्ट मार्क्स। पेरेंट्स को चिंता रहती है, वो मेरे से बात कर लेंगे, मार्क्स में मत जाओ, आप बढ़ते रहो, है ना। पता है क्या रहता है, हर बच्चे का लेवल अलग अलग है। अगर आप टेस्ट के मार्क्स देख के रोते रहोगे, एफर्ट नहीं कर रहे तो अलग बात है, एफर्ट करने के बाद भी मार्क्स कम आ रहे हैं तो चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। बट आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, वो करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या है, 2 या 3 सप्ताह में हमें 6 चैप्टर्स बिल्कुल टिप्स से होने चाहिए। टॉपिक है बार मैग्नेट। बचपन से आप देखते आए हैं, एक बार मैग्नेट ऐसा होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। ये बताएं, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे पता है कि आपको पता है, ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में मर्ज होती हैं इस टाइप से। आपके पास कोई ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, मैं आपको बार मैग्नेट दे दूं, ये आपका पेपर है जो नोटबुक का है, वहां पे आपने बार मैग्नेट रख ली, क्या आपके ऐसा कोई प्रैक्टिकल तरीका है कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली कैसी बनेंगी उनको ड्रॉ कर पाए। ये तो मैंने रफ बनाई है, क्वालिटेटिवली ऐसी ही बनेंगी, बट एग्जैक्ट बनानी है तो आपके पास कोई तरीका है बनाने का। हाँ जी, हाँ, एक तो आयरन फिल्म डाल के आप कर सकते हैं, दूसरा मैग्नेटिक कंपास, बहुत छोटा सा मैग्नेटिक कंपास आता है इतना सा, है ना। उसको आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा आपने उसको, तो अगर वो इस डायरेक्शन में अलाइन होता है तो वहाँ पे फील्ड लाइन ऐसी ही है। जो ये मैग्नेटिक कंपास है ये कुछ अलग बात नहीं है, ये अपने आप में एक बार मैग्नेट ही होता है, बार मैग्नेट ही होता है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। अब आप सोचो, हमने देखा था पहले कि मैग्नेटिक फील्ड यदि B है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M आपके पास है, तो दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये जो छोटा सा कंपास है ये उसी साइड अलाइन करेगा जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ये लगाया, ये इस डायरेक्शन में आ गया, आगे रखा आपने, ये ऐसे आ गया, आगे रखा ऐसे आ गया। आपकी मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शंस को आप अगर मिला देंगे तो आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी। तो बार मैग्नेट में पहला अगर सब टॉपिक आप लिखना चाहो तो हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो आप क्या कहेंगे, वी विल प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास in the region surrounding the bar magnet, and direction of magnetic compass will give us direction of magnetic field.
इसके बाद हाउ टू ड्रॉ के बाद आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बार मैग्नेट नोट कर सकते हैं। पहले पॉइंट बोल सकते हैं आप कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge from north pole and merge at south pole. सेकेंड आप लिखेंगे emerge at north pole and merge at south pole. Second, magnetic field lines form closed loop. Magnetic field lines form closed loop. आपने एक बात देखी थी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म कर सकती हैं? हाँ जी, असर्शन रीजन का सीधा सा स्टेटमेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म क्लोज लूप, ट्रू और फॉल्स? ट्रू नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सॉरी नहीं कर सकती। क्यों? हाँ जी, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, सुने एक बार आप, जैसे हाँ जी, आप कह रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक, पॉजिटिव में तो बाहर की तरफ निकलती हैं, है ना, और नेगेटिव अंदर की तरफ, तो क्लोज लूप तो कहाँ फॉर्म किया? क्लोज लूप मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से शुरू हुई और वापस आके यहीं पे खत्म हो जाए, ऐसा कुछ। आपने जो भी चार्ज केस किए थे आप चेक करें वहाँ पे थी क्या, जो आपने प्लस माइनस में नहीं थी क्या, प्लस माइनस में प्लस से माइनस गई और फिर क्लोज, ठीक है? देखते हैं, देखो आपको एक ही डाउट है कि जब प्लस माइनस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई तब वो क्लोज लूप फॉर्म कर रही थी कि नहीं कर रही थी? तो यहां से ऐसे था, ये फील्ड लाइंस ऐसे थी, इसको आप क्लोज लूप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लूप की डायरेक्शन सेम नहीं है, यहां पे फील्ड ऐसे गया है, यहां पे ऐसे गया है। अगर ऐसा होता कि यहां से ऐसे और यहां से वापस ऐसे आ जाता तब आप बोलते कि वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। पर रीजनिंग क्या है वो समझ लें एक बार। रीजनिंग ये है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, नेट वर्क डन। अगर कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप उठा के मूव करा के घुमा के उसी पॉइंट पे ले आए तो वर्क डन कितना होगा? 0। तो वर्क डन 0 होना चाहिए। अगर क्लोज लूप फॉर्म करती इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं उस +1 चार्ज को यहां से आगे लेके जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, थ्रू आउट पॉजिटिव रहा, तो नेट 0 नहीं हो पाया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने क्लोज लूप फॉर्म किया होता। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हो सकता है क्या, यहाँ पे अगर आप +1 चार्ज को यहाँ से यहाँ ले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव वर्क किया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जब यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, तो वर्क डन नेगेटिव 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 नेगेटिव, जितना पॉजिटिव हुआ था उतना नेगेटिव होकर 0 हो जाएगा। तो आपको अगर पहले से पता नहीं था तो स्टार मार्क करके साइड में कहीं लिख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और कारण क्या है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव होंगी तो अगर सेम डायरेक्शन हो गई लूप की तो नेट वर्क डन 0 नहीं होगा।
हाँ जी लिख लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। फिर आप लिखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, relative density of field lines tells about strength of magnetic field. Relative density of field lines tells about strength of magnetic field. ठीक है, आप देखें यहाँ पे लाइंस ज़्यादा डेंस हैं इस रीजन में, तो यहाँ फील्ड ज़्यादा होगा बजाय कि यहाँ आपकी रिलेटिव डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by tangent at that point। क्या मतलब समझने इसका? अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिख लें, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी थी, तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें और वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों होता है? हाँ, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। आपका मैग्नेटिक कंपास तो एक ही डायरेक्शन में आएगा, तो नेट एक ही डायरेक्शन रहेगी, इसलिए आपकी दो डायरेक्शन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी लाइंस। तो ये आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बार मैग्नेट की। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कितने पॉइंट बने? 5। ठीक। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस ऑफ बार मैग्नेट करंट कैरिंग लूप एंड सोलेनोइड। बार मैग्नेट, करंट कैरिंग लूप एंड सोलेनोइड, तीनों के ही बारे में आपको ऑलरेडी पता है। वैसे तो तीनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जैसी होती हैं। ये आपका बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में मर्ज होती हैं। एक बात ध्यान रखना, कभी अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है इनसाइड द बार मैग्नेट, तो सही बात है वो। यहाँ से आपके नॉर्थ से साउथ जाती हैं। अगर इंटीरियर में पूछ ले यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। ये पॉइंट चाहें तो नोट कर लें कहीं पे कि इन द इंटीरियर ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। करंट कैरिंग लूप का भी हमने देखा था। करंट कैरिंग लूप का सबसे पहले हमने बायोट सेवोर्ट लॉ लगा के देखा था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रहा था और नीचे भी ऊपर आ रहा था, सेंटर पे भी ऊपर आ रहा था। बाकी और पॉइंट्स पे निकालने के लिए हमें उतना मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो पर उसका एग्जैक्ट तरीका यही है कि फील्ड लाइंस
सिमिलर तरह की होती हैं, सेम तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। और सेम तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो यहीं से आपने बताया था कि ऊपर वाले पार्ट को हमने नॉर्थ पोल माना और नीचे वाले को हमने साउथ पोल माना, और दो पोल बनने के कारण ही हमने करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था I/A। पूछना है कुछ? और यहाँ पे डायरेक्शन कैसे देखते हैं? अगर करंट कैरिंग लूप ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? हाँ, करंट के अलोंग उंगली को कर्ल करेंगे, अंगूठा आएगा तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और फिर वापस आके एंटर करेगा। ठीक है, ये आपका करंट कैरिंग लूप हो गया। सोलेनोइड, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? जो हमने किया था उसमें कैसा था? बाहर 0 था और अंदर पैरेलल था, जिसकी वैल्यू μ0 थी, बट वो एक अप्रोक्सीमेटेड केस था। मैंने कहा भी था कि बाहर कैंसलिंग इफेक्ट और वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण हमने उसको 0 मान लिया है। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट उसका बनाना चाहेंगे तो ये आपका, अगर करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है, क्योंकि वो कुछ अलग नहीं है, सोलेनोइड अलग नहीं है, करंट कैरिंग लूप ही है, अलग अलग करंट कैरिंग लूप है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी जाती हैं जैसे कि एक बार मैग्नेट के अंदर जाएंगी। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता हुआ आपका, तो उसके कारण एक्सियल पॉइंट पे या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला था। अगर आपको कोई बता दे कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना है, तो आप उसका भी वही फॉर्मूला यूज करके एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट आप नोट डाउन करें। क्या? सिंस बार मैग्नेट, करंट कैरिंग लूप एंड सोलेनोइड आर इक्विवेलेंट, क्या बोला मैंने? सिंस, हाँ, कोमा वी कैन कैलकुलेट axial and equatorial magnetic field, axial and equatorial magnetic field by using same formula as we used in case of current carrying loop, by using same formula as we used in current carrying loop। अगर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन, इन दैट केस बी एक्सियल एंड बी इक्वेटोरियल के आपके सेम फॉर्मूले बनेंगे। क्या? बी एक्सियल विल बी 2m μ0/4 और बी इक्वेटोरियल माइनस μ0/4m और r³ यहाँ पे, r³ यहाँ पे। सेम फॉर्मूला यूज करके आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कारण बी एक्सियल और बी इक्वेटोरियल निकाल सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे समझ में और अच्छा जाएगा। ये चैप्टर ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल्स वैसे कम आएंगे, बट स्टिल जो भी आएंगे हम करेंगे। हाँ जी, लिख लिया था क्या? चलो, अभी तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
डन। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक डाइपोल in a uniform मैग्नेटिक फील्ड। हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे तो। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखा जाए तो उसके ऊपर टॉर्क कितनी लगती है कशिका? P क्या है यहाँ पे? P यहाँ पे M है। P तो P है। आप मुझे बताएं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M रखा है इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, टॉर्क कितना होगा? तो आप सीधा बोल दो ना सर M क्रॉस B। टॉर्क इज इक्वल्स टू M क्रॉस B। क्या यहां पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी का टर्म डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि वैसा ही बिहेवियर है, डाइपोल उसके अलोंग लाइन करना चाहेगा, उसको अगेंस्ट लेके जाएंगे तो कुछ स्टोर होगा। तो सिमिलरली जैसे आपने वहां पे किया था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी -m.b। सब पैरेलल चल रहा है, -m.b। अब यदि मैंने इस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ऑसिलेट करेगा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो एसएचएम भी करेगा। एसएचएम का टाइम पीरियड एक बार डिराइव करें और यहाँ पे लिख लें अपने नोटबुक में, टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम विल बी समझी करें। याद नहीं, डिराइव करके दिखाएं। आएगा तो वही, सब रास्तों से जाएं, ईश्वर तो एक ही है, पर आप करके दिखाएं। जो भी है मुझे लिख के दिखा दो। हाँ जी बताइए। 2 पाई √i यही है, सबका आ गया। कैसे आता है एक बार दोबारा से देख लें। यहाँ पे आपने इसको जब थीटा से रोटेट किया तो टॉर्क बनता है mb sin थीटा, थीटा बहुत छोटा है तो आपने लिख लिया mb थीटा, टॉर्क को लिख लिया i अल्फा। जब आप इसको इस साइड लेके जाते हैं
थीटा की डायरेक्शन बेसिकली ऐसी है, तो टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पे टॉर्क और थीटा में रिलेशन दिखाने के लिए माइनस साइन लगा लिया। अल्फा माइनस एम बी बाई आई थीटा हो गया। अल्फा कैन बी रिटन एज डी ओमेगा बाई डी टी माइनस एम बी बाई आई थीटा डी ओमेगा बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ, और ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी माइनस एम बी बाई आई थीटा। डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज माइनस एम बी बाई आई थीटा। ये वाले टर्म को हम ओमेगा नोट स्क्वायर मानते हैं, और ओमेगा नोट अगर पता लग गया आपको, ओमेगा नोट यहाँ पे आ गया अंडर रूट एम बी बाई आई, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा नॉट 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। सिंपल सा ऑलरेडी किया हुआ है, कुछ भी नया नहीं था इसमें। ऐसे पूछना है कुछ? कुछ है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका ये कोई टॉपिक नहीं है, बट अभी तक जो हमने किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, उसमें क्या क्या एनालॉजी आई है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसा ही टाइटल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म, एक कांस्टेंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो क्या है? म्यू नॉट, सॉरी 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या आता है कार्तिक बताएं? मैग्नेटिज्म में क्या आता है कांस्टेंट? म्यू नॉट बाय 4 पाई। आपका यहाँ पे एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो लेट से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है। डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर फील्ड, एक्सियल फील्ड आपकी रहती है म्यू नॉट, नहीं यहाँ पे ई नॉट, एक्सियल आपकी रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। यहाँ पे क्या रहती है? म्यू नॉट 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई, या आप इसको म्यू नॉट को कांस्टेंट बाहर रख लें, उस साइड कर लें, 2m बाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल फील्ड, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय
आर क्यूब। यहाँ पे आपकी टोर्क क्या रहती है, P क्रॉस E, यहाँ पे M क्रॉस B। यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस P डॉट E, यहाँ पर माइनस M डॉट B। एनसीईआरटी में यही पैटर्न दे रखा है। अगर आप इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहें अपने हिसाब से तो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कूलम्ब लो, यहाँ पे बायोट-सैवर्ट लो, यहाँ पे गोज लो, यहाँ पे एम्पियर सर्किट लो। लिख लें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिता, यहाँ पे क्या होता है, कौन सा लो होता है, यहाँ पे एम्पियर सर्किट लो, बायोट-सैवर्ट लो। हाँ, यहाँ क्या होते हैं, कूलम्ब और गोज। ठीक, एक वो लठ वाला रखना पड़ेगा, जागते रहो, है ना। ठीक है, तो ये हुआ आपका। आगे बढ़े, नहीं बढ़े, बस एक टॉपिक और करते हैं फिर। मैग्नेटिज्म एंड गोज लो। क्या गोज लो जैसा कुछ मैग्नेटिज्म में भी होगा क्या, देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं, एम्पियर सर्किट लोगों तो अलग एनालॉजी है ना। यहाँ पे हम फ्लक्स की बात करेंगे। जैसे आपने किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली फाई ई, बोल दो उसको फाई ई, हाँ, ई डॉट डी एस। सिमिलरली आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज बी डॉट डी एस। बी डॉट डी एस ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, और बिल्कुल इसकी सेम डेफिनेशन है, सब कुछ सेम रहेगा। क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a given area। एग्जैक्टली वैसा ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने गोज लो लिखा था, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम लिखेंगे B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिज्म एंड गोज लो यही टाइटल रखें आप। और गोज लो जैसा मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर सेम लो आप यहाँ पे लगाएंगे तो वो कैसा बनेगा, वो बना है ये। वहाँ पे क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे 0 आया है। इंटरेस्टिंग है 0 आने का कारण। अगर आपने एक क्लोज्ड सरफेस लिया, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने एंटर कराई यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, तो बेचारे जहाँ से शुरू हुई हैं वहाँ पे आके उसको घूम के, कहीं से घूम के आ जाए, आना वहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो क्या जितनी लाइंस एंटर करी थी क्या उतनी एग्जिट भी करेंगी? एग्जिट भी करेंगी। तो नेट आपकी कोई फील्ड लाइन अंदर मतलब अंदर से बाहर नहीं जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। जितनी एंटर करी लिख लो आप, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिटिंग, देयरफॉर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। तो अगर कोई बोल दे ये स्टेटमेंट लिख दे या लिख दे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, तो सेम बात है, उसी लाइन का ये मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन है। समझ में आया? ये इतना ही करते हैं आज। थैंक यू। अच्छा आप आ गए यार।